नॉट एबल टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज़, वो बिल्कुल भी इनइक्वालिटीज़ को कम करने में सक्षम नहीं है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ द एसेट्स इन द प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर। जो रिसोर्सेज हैं ज़्यादातर अगर हम उनकी बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर्स के पास रिसोर्सेज काफ़ी हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की है हमने, PSUs भी खोल ली हैं जब से भारत आज़ाद हुआ है, यानी कि हमने जो उत्पादन सेकेंडरी सेक्टर की जो ओनरशिप है हमने कुछ सरकार के पास रखी और कुछ निजी क्षेत्र के पास। लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। ये देखिए, जो आपकी फॉर इंस्टेंस ऑन March 31, 1995 द 10 लार्जेस्ट प्राइवेट इंडस्ट्रियल कंपनीज हैज़ द एग्रीगेट एसेट वर्थ, इनके पास 45,830 करोड़ रुपए के कुल इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे। और 2016-17 में रिलायंस इंडस्ट्री अकेली, उनकी वर्थ जो है बढ़कर 4,92,562 करोड़ हो गई है। आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कितनी है। द टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन टर्म्स ऑफ एसेट्स ऑफ दिस ईयर वर द रिलायंस इंडस्ट्री, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, लार्सन्स, टर्बो, वेदांता एंड देयर कंबाइंड एसेट्स। इनकी पूरी जो एसेट हो गई है वो 11,33,756 करोड़। तो ये आप रिसोर्स वाइज अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है इकोनॉमिक रिसोर्सेज की। तो लिमिटेड लोगों के पास ये रिसोर्सेज हैं। उसके बाद राइजिंग कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, मतलब कि दीज आर द गॉड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक्चुअल में गवर्नमेंट वगैरह सब कुछ साइड में है, मेन जो गॉड हैं इंडियन इकोनॉमी के वो यही लोग हैं और इन्हीं के पास सारे रिसोर्सेज हैं। उसके बाद बात करते हैं राइजिंग कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि मेन इसका इतनी वर्थ इनके पास जाने का मुख्य कारण क्या है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्टिविटी की, जो उत्पादन करने के जो साधन हैं, उसमें हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की बजाय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अपना रहे हैं। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के कारण हमें स्किल्ड वर्कर की ज़्यादा ज़रूरत है। और जब हम स्किल्ड वर्कर की बात करते हैं तो स्किल्ड वर्कर जो हैं वो हमारे उसमें सैलरी उन्हीं लोगों के पास ज़्यादा रहती है। मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे यहाँ अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड पॉपुलेशन के कारण हम एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा बेनिफिट मास लोगों तक नहीं पहुँचा सकते। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या रहती है। तो जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी संख्या बहुत कम है और इसी वजह से हम जो उत्पादन क्षेत्र है वो कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। और प्रॉफिट भी फिर जो आपकी टोटल इनकम जनरेट होती है, कैपिटल अगर ज़्यादा लगाएंगे तो कैपिटल का रिमनरेशन क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। तो वो जो इंटरेस्ट कहलाता है। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में वो सारा का सारा पैसा जो है आपका एंटरप्रेन्योर की पॉकेट में जाता है। उसके बाद है द इन्फ्लेशन एंड द प्राइस राइज। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्फ्लेशन के जो हमेशा होता है वो प्रोड्यूसर फ्रेंडली होता है और जो पुअर सेक्शन होता है, जो कंज्यूमर होता है, पुअर कंज्यूमर, उसके आगे उसका एनिमी होता है। तो इंडिया के अंदर अगर हम इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत बड़ी समस्या इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन रही है, जिसकी वजह से जो मिडिल इनकम ग्रुप है और लो इनकम ग्रुप में इनकम का जो राइज़ भी हुआ है वो उनके सुविधाएं बढ़ाने की बजाय वो बढ़ी हुई कीमतें ही उनके सारे प्रॉफिट को खा गई हैं। तो इसकी वजह से जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किया गया है उसका बेनिफिट लो इनकम ग्रुप को नहीं मिला है। इंक्वायरी इनटू इनइक्विटी इन द क्रेडिट फैसिलिटी, जो लोन दिए जाते हैं बैंकों के अंदर और जो बहुत सारे लोन देने के जो प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे पुअर सेक्शन के अगेंस्ट ही हैं। जो
आपका लार्ज मास है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, एग्रीकल्चर लेबर है, आर्टिस्ट्स हैं, ये आज भी जो हैं गाँव में जो देहात में महाजन हैं उन्हीं पर कर्जे के लिए डिपेंड करते हैं। फार्मर सुसाइड को आपने सुना है, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, बैंकों से अगर उन्हें लोन भी मिलता है तो वो इतना ह्यूमिलिएट करते हैं, इतनी टफ़ कंडीशंस पर देते हैं, और फिर अगर फसल अच्छी नहीं आई तो वो इस तरह के तरीके हथकंडे अपनाते हैं कि फार्मर के पास सुसाइड करने की कोई स्थिति नहीं, कोई भी चारा ही नहीं बचता। तो ये जो लोन देने की प्रक्रिया है, जो जिसको हम क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन या लोन फैसिलिटीज जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ आल्सो नॉट लोअर इनकम ग्रुप फ्रेंडली, दिस इज़ हाई इनकम ग्रुप। जितने भी बैंकिंग स्ट्रक्चर और पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ये ज़्यादातर चाहे जीएसटी की बात करें, चाहे जीएसटी के तहत लोन देने की बात करें, रिसेंट सिनेरियो आपके सामने है जब विजय माल्या और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है लोन लेकर जीएसटी बिल्स पर और विदेशों में भाग गए हैं बहुत सारा पैसा लेकर। तो ये सारे जो हैं इंडियन क्रेडिट फैसिलिटी की लचर व्यवस्था को एक्सप्लेन करते हैं और ये इनकम इनइक्वालिटीज़ के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद है अर्बन बायस इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। शहरी क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया, और वो जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद रोल ऑफ द गवर्नमेंट, हालांकि गवर्नमेंट का जो रोल है प्रीक्योसर्स और इनिशिएटर का है, मतलब कि हमारी जो सरकार है वो क्लेम करती है, जो हमारे जो संविधान है, संविधान के हिसाब से हमारी सरकार जो है वो निर्देश जो है शुरुआत करने वाली और प्रोटेक्ट करने वाली है अर्थव्यवस्था को, पुअर सेक्शन को। लेकिन अगर हम उसकी बात देखते हैं, डीप में जाते हैं, वो सपोर्टिव रोल टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, जहाँ पर हमने पढ़ा था बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं और वो जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते, जो लो सेक्शन, लो इनकम ग्रुप को सपोर्ट करती है। तो सरकार भी पॉलिसीज़ के माध्यम से इन्हीं को सपोर्ट करती है, क्योंकि सरकार को टैक्स इन्हीं से मिलता है और पैसा सरकार को यहीं से मिलता है। तो सरकार जो ओपन मतलब कि जो रियल सिचुएशन है वो सरकार इन्हीं की फ्रेंडली है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्टेट डिपेंड्स फॉर इट्स सपोर्ट ऑन द सेम सोशल फोर्सेज विच ओन द वेल्थ ऑफ द कंट्री एंड सप्लाई ऑफ टेक्नीशियन, एडमिनिस्ट्रेटर एंड डोमिनेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, वो सारे यहीं से आते हैं, इन बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से, कॉरपोरेट हाउसेस से। तो सरकार एक्चुअल में इन्हीं के हिसाब से इन्हीं के इंटरेस्ट को सपोर्ट करती है। इन सच एन एनवायरनमेंट द गवर्नमेंट मेयरली गार्ड द स्टेटस क्यो and adopt the policies which on balance are designed to perpetuate the hegemony of the propertied classes and those allied to them. This is the real picture of Indian economy. And last is the economic reforms and liberalization. जो मैंने आपको बताया था कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए गए हैं, उसका भी आउटकम यही है कि करीब करीब 3 दशक हो गए हैं, 90-91 से लेके आज हम 2021 में आ गए हैं। तो ये जो है कैपिटल को सपोर्ट करती है लेबर से, और इसके कारण सिर्फ और सिर्फ जो इन दिस पीरियड द टैक्स रेट्स वर्स आल्सो बोट डाउन, दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्लेस्ड द प्रमोशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, इसने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया है, कॉरपोरेट सेक्टर्स को बेनिफिट हुआ है और लो इनकम ग्रुप को इसकी वजह से कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या क्या नीतियां अपनाई हैं, उसमें लैंड रिफॉर्म्स और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड किया है, जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। लैंड रिफॉर्म्स किए गए हैं और इसमें सीलिंग, लैंड सीलिंग लगाई गई थी कि एक व्यक्ति के पास इससे ज़्यादा जो है ज़मीन नहीं होगी। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड किया गया था। तो ये सारे किए गए हैं, लेकिन इनके अपने ड्रॉबैक्स थे। ये कानून बनाए गए थे लेकिन इसमें भी बहुत सारे लूप होल थे जिनकी वजह से इसका पूरा फ़ायदा जो है वो नहीं मिला अर्थव्यवस्था को, और जो इनइक्वालिटी इन द रूरल सेक्टर है वो सस्टेन रही। उसके बाद है कंट्रोल ओवर द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। MRTP एक एक्ट है जिसको बोलते हैं मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट।
1969 में इसको बनाया गया था। MRTP एक्ट इसको बोला जाता है, MRTP एक्ट इसको बोला जाता है। और इसका उद्देश्य था कि बड़े बड़े जो बिज़नेस घराने हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनको लिमिट किया जाए, और ताकि वो ज़्यादा ना बढ़ सके। और मोनोपोली प्रैक्टिस से हमेशा आप जानते हैं मोनोपोली की जो डीमेरिट्स होती हैं, वो डीमेरिट्स क्या कहती हैं कि ये ना तो कंज्यूमर फ्रेंडली होता और ना इसमें रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता। तो इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी तभी अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर पाएगी जब उसमें कंपटीशन होगा। तो MRTP एक्ट इसीलिए बनाया गया था। लेकिन इसका आउटकम देखते हैं तो द wrong practices adopted by the big business houses, political corruptions and other इनएबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इसकी वजह से अगर हम बात करते हैं तो इनका जो आउटकम है वो अच्छा नहीं रहा। कहने को ये रूल रेगुलेशन बने रहे, लेकिन ये अर्थव्यवस्था में वास्तव में मोनोपोली फर्म्स को डेवलप होने से रोक नहीं पाए। नाउ विद द इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन द लिबरलाइजेशन इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, द इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ कंसोलिडेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, मोनोपोली ट्रेंड्स हैव फर्दर स्ट्रेंथन्ड एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैज़ इंक्रीज। लिबरलाइजेशन के बाद जब आपके फॉरेन से कंपटीटर आ रहे हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाती है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को वो प्रोटेक्ट करें, और इससे इकोनॉमी के अंदर जो है आपका लोअर सेक्शन है वो सफ़र करता है। जो डोमेस्टिक आपके बड़े जो बिज़नेस हाउसेस हैं वो डोमिनेट करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट और वेज पॉलिसीज़ बहुत सारी बनाई गई हैं। IRDP है जो मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के तहत बनाया है, बताया था। IRDP है, NREP है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम्स जो हैं वो लागू किए गए हैं। 89 में इनको मर्ज करके जवाहर रोज़गार योजना में बना दिया गया है। फिर IRDP और अलाइड प्रोग्राम्स को मिलकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग रूरल यूथ, ट्राइसेम के नाम से जाना जाता है इसको, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट, और इकरा के नाम से है वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरिया, इसकी पॉलिसी बनाई गई थी। इकरा IC, हाँ ये IKRA के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रोग्राम्स जो है बनाए गए हैं टाइम टू टाइम, और फिर इनको बाद में मर्ज करके 99 के अंदर स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इनके अंदर बदल दिया गया। और बाद में जो एक मेज़र आया है 2006 में, इसमें इन प्रोग्राम्स को बदलकर मनरेगा के अंदर मर्ज कर दिया। यानी कि इतने सारे प्रोग्राम्स जो हैं टाइम टू टाइम गवर्नमेंट चेंज होती है। IRDP और ये ग्रामीण समृद्धि योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना, ये सब हम उसमें इन एम्प्लॉयमेंट में पढ़ चुके हैं। ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं टाइम टू टाइम, लेकिन इनकी वीकनेसेस क्या है कि एक गवर्नमेंट आती है, इसको इम्प्लीमेंट करती है, और उसकी इफ़ेक्टिवनेस आने से पहले गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट लूज़ कर देती है, और इलेक्शंस के चक्कर में और लोगों को दिखाने के लिए एक नई स्कीम को लॉन्च कर दिया जाता है, जबकि पुरानी की इफ़ेक्टिवनेस को इग्नोर कर दिया जाता है, और वो एक के ऊपर एक चढ़ कर बैठ जाती हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि उनकी इफ़ेक्टिवनेस, रिज़ल्ट जो होते हैं, आउटकम जो होते हैं, वो ना के बराबर आते हैं। तो ये पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। शुरू में तो ये बिल्कुल ही 5वीं पंचवर्षीय योजना तक तो ये बिल्कुल ही दिखावटी थी। 1985 में गरीब 80s में जब इंदिरा गांधी आई और उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और उस पर उन्होंने काम किया, उसके बाद से इनकी इफ़ेक्टिवनेस थोड़ी सी देखने में आई। उससे पहले तो इन सारी योजनाओं ने सिर्फ दिखावे भर की थी। हालांकि मनरेगा जो है वो एक इफ़ेक्टिव स्कीम है, लेकिन मनरेगा भी जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना दिया गया है 2006 में, इसमें जो है हालांकि इसके जो स्टडीज़ बताती हैं इसके इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स आए हैं, लेकिन आगे चलकर ये भी करप्शन का बड़ा शिकार हो गया है। तो मैंने आपको जो पिछला कंटेंट शेयर किया था उसमें पूरा इसका बताया है।
तो आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये पॉलिसी जो है लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ये स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन इनका आउटकम जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स क्या होते हैं? इनकम इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए सरकार के द्वारा जो इंटरनेशनल अदर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके अंदर 2-3 तरह के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम चलते हैं। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं कि जो समाज के अंदर गरीब वर्ग है या दबा हुआ तबका है या जो ज़रूरतमंद है उनके सपोर्ट के लिए सरकार क्या काम करती है। इसमें एक ओल्ड एज पेंशन होती है कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, वो काम करने लायक नहीं रहते, उनको पेंशन देना है। जो महिलाएं हैं वो उनको वो जब बच्चे पैदा करती हैं तो वो उस टाइम पीरियड में जब एक वो फिज़िकल चेंज से गुजरती हैं, दे आर नॉट एबल टू डू वर्क, वो काम करने की स्थिति में नहीं होती, तो उस समय उनको आर्थिक मदद दी जाए। जो लेबर है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाएं, बीमार हो जाएं, या जो एम्प्लॉइज़ हैं वो इस तरह की किसी भी नेचुरल एक्सीडेंट से मीट कर जाएं, तो उनको क्या सपोर्ट दी जाती है, क्योंकि वहीं से फिर आपकी इनकम इनइक्वालिटी जनरेट होती हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओल्ड एज पेंशन, ये 2-3 ऐसे मेज़रमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए और इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, और लेकिन ये दोनों ही इंडिया के अंदर अब तक इफ़ेक्टिवली लागू नहीं किए जा सके हैं। एक नेक्स्ट आता है मिनिमम नीड प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम। न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम 1970 के अंदर हालांकि ये शुरू किया गया था, और ये मिनिमम नीड का मतलब है कि लोगों को रोटी कपड़ा और मकान की जो बेसिक नीड्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाए, जिसके तहत अटल वो प्रधानमंत्री आवास योजना में और स्वच्छ पानी और सड़क योजना, ये कुछ योजनाएं हैं जो 2000 में इंडिया में लॉन्च की गई। और इन सब का उद्देश्य क्या था? लोगों की बेसिक नीड का, भोजन संबंधी आवश्यकताओं को और निवास संबंधी आवश्यकताओं को और पीने का पानी और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं, ये बेसिक नीड्स हैं जिनको सरकारों को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को अपने लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ जो है ह्यूमन कैपिटल का निर्माण किया जा सके और जो अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे सके। तो ये प्रोग्राम्स इंडिया में लागू किया गया है, लेकिन ये प्रोग्राम्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए और फ्री ऑफ और सब्सिडाइज सर्विसेज थ्रू public agencies expected to improve the consumption level of those living below poverty line। निर्धन लोगों की मदद करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है रूरल और अर्बन वर्कर के लिए, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये भी करप्शन का शिकार हो गया और इसकी पहुंच जो है बहुत सारे लोगों तक नहीं है। इफ़ेक्टिवली इसका आउटकम जो है, जो टारगेट्स इसके रखे गए थे उससे कम है। प्रोग्राम्स फॉर द अपलिफ्ट ऑफ रूरल पुअर, क्योंकि रूरल अनइक्वलिटी और पॉवर्टी जो है बेसिकली रूरल एरिया से आती है, तो उसके रिगार्डिंग 3 तरह के प्रोग्राम लगाए गए हैं। रिसोर्स एंड इनकम डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द रूरल पुअर, दूसरा है स्पेशल एरिया, यानी कि पहला जो टारगेट किया गया है इनकम डेवलपमेंट, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर निर्धन वर्ग है उनको संसाधन दिया जाए और उनको आय बढ़ाने के लिए उनको रिसोर्सेज दिए जाएं। दूसरा जो प्रोग्राम था स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये IRDP जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें वहाँ के क्षेत्र के अंदर वहाँ सड़कें बनवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, खेती बाड़ी होती है तो खेती बाड़ी के संबंधित इरिगेशन फैसिलिटीज़ देना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, तो उस पूरे एरिया का डेवलपमेंट करना ताकि वहाँ के लोगों को आय के और आय अर्जित करने के और साधन मिल सके। सड़कें बनवाने से वो शहर में जाकर अपना सामान बेच सकते हैं, फसलें बेच सकते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम टारगेट किए गए। तीसरा जो पॉलिसी मेज़र किया गया वो था वर्क प्रोग्राम फॉर द क्रिएशन ऑफ सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उन लोगों को गांव में ही रोज़गार देना। जैसे मनरेगा स्कीम जो है वो यही करती है कि गांव में ही लोगों को रोज़गार देती है ताकि वो वहाँ पर काम कर सके। तो ये सारे प्रोग्राम्स लागू किए गए हैं, लेकिन इन प्रोग्राम्स का जब हम आउटकम देखते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ये सारा मैंने आपको बताया, तो इनका जब हम आउटकम देखते हैं तो ये जो है करप्शन के शिकार ज़्यादा है और ओवरलैपिंग ऑफ पॉलिसीज़ ज़्यादा हैं। लास्ट जो
गवर्नमेंट के द्वारा मेथड्स अडोप्ट किया जाता है वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन सिस्टम मैंने आपको करवाया भी था। टैक्स स्ट्रक्चर के द्वारा क्या कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी बनाती है उसमें टैक्स लगाती है। टैक्स का एक उद्देश्य तो सरकार का मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है आपका रेवेन्यू अर्जित करना, आय अर्जित करना, लेकिन साथ ही साथ इसके माध्यम से सरकार जो है आय की असमानताओं को दूर करती है, यानी कि हाई इनकम ग्रुप के ऊपर ज़्यादा रेट से टैक्स लगा के प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम को अडोप्ट करके और लो इनकम पर सब्सिडी के माध्यम से और अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के माध्यम से पैसा खर्च करके आय की असमानता को कम किया जाए। लेकिन इंडिया की जब हम बात करते हैं, हालांकि हमारे यहाँ पर आज भी जो टोटल टैक्सेस हैं उसके अंदर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जब हम शेयर देखते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा बहुत ज़्यादा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हमेशा पुअर सेक्शन को ही अफेक्ट करते हैं। तो इंडियन जो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, वो भी इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। वो सुपरफिशली तो इस टारगेट को पूरा करने का क्लेम करता है, लेकिन जो 30% से ऊपर जो टैक्स पेयर्स हैं वो असल में अपनी इनकम को पूरा शो ही नहीं करते। टैक्स इवेज़न एक बहुत बड़ी समस्या है इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से पूरा जो पैसा है वो डिस्क्लोज नहीं हो पाता और वो जो ब्लैक मनी है या पैरेलल इकोनॉमी है वो इकोनॉमी के अंदर पैरेलली मूव करती है। और ये जो ब्लैक मनी है जो टैक्स चोरी से लोग अपने पास रखते हैं, इसका नतीजा क्या होता है कि ये इन्फ्लेशन को क्रिएट करने में बहुत योगदान देती है और वो फिर से पुअर सेक्शन को अफेक्ट करता है। ओवरऑल जब हम इसकी बात करते हैं, एक लाइन में अगर हम पूरी इस चैप्टर का वो करें तो वेरियस मेजर्स सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन इनका बहुत लिटिल इम्पैक्ट गरीबी पर, निर्धनता पर, आर्थिक असमानता पर और जो आर्थिक विकास पर हुआ है और ये अपने बुरे रूप में अर्थव्यवस्थाओं में सामने आ रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2018 की और जो हमने 2019 की जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट बताती हैं कि इंडिया के अंदर स्थिति कितनी ख़राब है और ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है। This is all about your topic. I will send you the question. ठीक है, व्हाट्सएप पर मैं आपको क्वेश्चन भेज दूँगी, तो आप वो क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक आपका ओवर हो गया है। इस यूनिट से अभी आपका सिर्फ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का टॉपिक रहता है, वो मैं आपको कल वीडियो भेज दूँगी उसके।